Hello viewers, the topic which we have to discuss today is standards of qualitative research or how to ensure quality in qualitative research. Now if we talk in terms of quantitative research, then validity means accuracy. That is, we measure what we are supposed to measure. Now let's discuss the example. First example is intelligence versus memory. अगर intelligence measure करनी है तो scale memory को measure नहीं कर सकता. Now we can discuss the second example which is anxiety versus depression. अगर हम साइकोलॉजी के हवाले से बात करें तो ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं हो सकती. एंजाइटी का टाइम स्पेंड शॉर्ट है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ माई कार गेट्स पंचर्ड एंड आई हैव टू रीच इन अ मीटिंग, इट्स नेचुरल दैट आई विल गेट एंशियस. दूसरी जानब डिप्रेशन एक अलग फिनोमिनन है. इसका टाइम स्पेंड लॉन्ग है. इट मे कॉज सीवियर कंडीशंस लाइक बर्नआउट, एनर्जी ड्रेन, चेंज इन स्लीप, एपेटाइट, डीमोटिवेशन एंड विड्रॉल. तीसरी एग्जाम्पल जो आपको स्लाइड में नज़र आ रही है दैट इज़ एटीट्यूड वर्सेस एप्टीट्यूड. मतलब ये कि अगर एप्टीट्यूड को मेजर करना है यानी कि एम्प्लॉयज़ की कॉग्निटिव एबिलिटीज़, न्यूमेरिकल एक्यूरेसी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन क्या है, तो एटीट्यूड या माइंडसेट से रिलेटेड सवालात नहीं बनाए जा सकते. If we further extend our topic, quantitative research में हम convergent और discriminant validity को measure करते हैं. Now the question arises, what is convergent validity? कंस्ट्रक्ट के तमाम डायमेंशंस के दरमियान हाई कोरिलेशन होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, जॉब सेटिस्फेक्शन एक कंस्ट्रक्ट है और इसके सब डायमेंशंस में हाई कोरिलेशन होनी चाहिए. लेट्स से लीडरशिप स्टाइल, वर्किंग कंडीशंस, कॉम्पनसेशन, कल्चर, दे ऑल शुड मेजर जॉब सेटिस्फेक्शन कलेक्टिवली. दूसरी जानब डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है. व्हाट डज इट मीन? दो मुख्तलिफ वेरिएबल्स के दरमियान लो कोरिलेशन होनी चाहिए. For example, hard skills and soft skills. They are two different constructs and they should not be correlated. अब नेक्स्ट जो एलिमेंट हमने डिस्कस करना है दैट इज रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी का मतलब है रेप्लिकेशन, कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स. क्वांटिटेटिव रिसर्च में अगर क्रॉनबर्ग अल्फा की वैल्यू 0.7 या इससे अबव है तो डेटा रिलायबल समझा जाता है. यू कैन ऑल्सो सी द टेबल इन द स्लाइड. Value above 0.7 is not only acceptable but it is also considered good. अब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, उसकी स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग मुमकिन है लार्ज सैम्पल साइज के थ्रू, और थ्रेशोल्ड वैल्यू या कट ऑफ पॉइंट के जरिए रिजल्ट्स रिलायबल और वैलिड हो जाते हैं. सो अल्टीमेटली वी कैन इंश्योर ऑब्जेक्टिविटी, generalizability and replication in quantitative research. अब क्रिटिक्स का ये कहना है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में कोई रेडीमेड इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है, लिहाजा मेजरमेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर रिसर्चर ही रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करता है. यहाँ पर एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है और स्पेसिफिक केसेस का जिक्र है. So the argument in the context of qualitative research is हम इंश्योर नहीं करवा सकते रेप्लिकेशन को, ऑब्जेक्टिविटी को, जनरलाइजेबिलिटी को, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को. On a positive side, solution is here. और qualitative research के context में भी validity और reliability मुमकिन है. As you can see in the slide, we have two criteria for it. One is trustworthiness and second one is authenticity. Lincoln and Gruber ने इस approach को explain किया है. Now it's turn to dive into the ocean. Now let's explore what is the first criteria, that is trustworthiness, and what it is all about. ट्रस्टवर्दीनेस में हम 4 डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे as you can see in the slide. The first one is transferability, the second one is credibility, the third one is dependability, and the fourth one is confirmability. I'm pausing for a while so you can have a look at the slide. The first one is transferability. क्वांटिटेटिव रिसर्च में एक्सटर्नल वैलिडिटी जो रोल प्ले करती है, मतलब जनरलाइजेबिलिटी का,
क्वालिटेटिव रिसर्च में ट्रांसफरेबिलिटी रोल प्ले करती है जनरलाइजेबिलिटी का. सो इट इज़ पैरेलल टू एक्सटर्नल वैलिडिटी इन क्वांटिटेटिव रिसर्च. और यहाँ पर हम जनरलाइजेबिलिटी की बात करते हैं. लेट्स एलैबोरेट इट फर्दर. यहाँ सवाल ये है कि क्या मेरी स्टडी की फाइंडिंग्स दूसरे कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशन, टाइम और पॉपुलेशन पर एप्लीकेबल हैं. मतलब ये कि एम्पल डेटाबेस प्रोवाइड करना चाहिए ताकि फ्यूचर रिसर्चर्स बआसानी जजमेंट ड्रॉ कर सकें. Now the question is how to establish transferability. The answer lies in thick description. थिक डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? थिक डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि आपने अटेंशन टू डिटेल्स देनी है. डेटा कलेक्शन के दौरान होने वाले एक्सपीरियंसेस को बहुत डिटेल में बयान करना है. सैंपल कैसे सेलेक्ट किया, डेटा कलेक्शन कैसे की, डेमोग्राफिक डेटा क्या था, रिसर्च साइट कैसे चूज की और पैटर्न्स इन डेटा कैसे डेवलप किए. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स. जैसे एक्सपेट्रिएट्स किसी दूसरे मुल्क में जाके सब्सिडरी यूनिट्स में पेरेंट कंपनी के कल्चर को, विजन को, ऑब्जेक्टिव्स को, पॉलिसीज़ को, वर्क फ्लो के बारे में बताते हैं ताकि चीज़ें काफ़ी हद तक सिंक्रोनाइज हो सकें. इट मीन्स एक तरीके की थिक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना, एक डिटेल अकाउंट प्रेजेंट करना ताकि सब्सिडरी यूनिट्स में भी वही तमाम तर चीज़ें हार्मनी के साथ जो है वो क्रिएट की जा सकें. इसी तरह अगर हम इफ़ेक्टिव रिक्रूटमेंट चैनल्स पर रिसर्च करते हैं और एम्प्लॉय रेफरल्स को बेस्ट ऑल्टरनेटिव समझते हैं तो हमें अपने रीडर के लिए डिटेल अकाउंट देना होगा. मसलन कि इस जो मेथड है या जो इस रिक्रूटमेंट चैनल की तरफ हम जा रहे हैं, एम्प्लॉय रेफरल की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो इसके मेरिट्स क्या है, इसका फ्रेमवर्क क्या है, इससे प्रोडक्टिविटी लेवल क्या होगा, इससे कॉस्ट पर का हायर क्या होगा, मैनेजरियल टीयर्स कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, डिपार्टमेंटल चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं. दूसरी एग्जांपल है अफ्रीकन ट्राइब्स की, यानी कि ट्राइब के जो भी कल्चर है, फेस्टिवल्स हैं, क्यूजीन है, लैंग्वेज है, ड्रेस कोड है, रिचुअल्स हैं, इन सब के बारे में एट लेंथ डिस्कस करना होगा ताकि रीडर कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स को समझ सके. सो इन अ नटशेल, कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स के बेसिस पे रिसर्चर डिसीजन ले सकता है कि किस हद तक चीज़ों को अप्लाई किया जाए. सेकेंड एलिमेंट इज क्रेडिबिलिटी. क्रेडिबिलिटी पैरेलल है इंटरनल वैलिडिटी के. क्वांटिटेटिव रिसर्च में इंटरनल वैलिडिटी क्या थी? It is we measure what we claim to measure. And if you remember the example of intelligence versus memory that we discussed earlier, credibility हमारी फाइंडिंग्स में ट्रू वैल्यू को हाईलाइट करती है. Now the question is how to establish credibility for our study. पहली टेक्निक है prolonged engagement. Prolonged engagement क्या है? It means you have to spend enough time in the field to learn the culture and social settings. You can see the image in the slide. It is either 9 or 6. इसका मतलब ये है कि मल्टीपल रियलिटीज़, व्यू पॉइंट्स, कॉन्टेक्चुअल फैक्टर से आगाही होगी. रैपो बिल्डिंग भी मुमकिन है. यू कैन राइज अबव योर ओन प्री कंसेप्शंस. अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. अगर मैं ये समझती हूँ कि डेटा ब्रीच सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ की करप्शन की बदौलत होती है, बट व्हेन आई स्पेंड टाइम ऑन द रिसर्च साइट और इन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आई केम टू नो इट कैन बी ड्यू टू इम्प्रॉपर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ह्यूमन एरर, फ्लॉज इन वर्कफ्लो. फ्लॉज इन वर्कफ्लो का क्या मतलब है? गिविंग टू मच राइट्स टू टू मैनी पीपल. सो इन अ नटशेल, ओवर रिप्रेजेंटेशन या सैंपल की अंडर रिप्रेजेंटेशन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और इस टेक्निक के थ्रू जो वेरिएशंस आती हैं ओवर टाइम उनको भी रिकॉर्ड किया जा सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोलॉन्ग्ड एंगेजमेंट. Now the thing is how to establish credibility through persistent observation. This is the second technique. यहाँ पर हम डेप्थ में चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं. As you can see in the picture, और पिक्चर में आपको आइसबर्ग की तस्वीर नज़र आ रही है. एग्जाम्पल भी डिस्कस करते चलते हैं. फैब इंडिया न्यू दिवाली 2021 कलेक्शन, और जिसका नाम उन्होंने रखा है जश्न रिवाज. हम जानते हैं कि इस नाम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है. तो अगर हम इन डेप्थ एनालिसिस करें इस पूरे फिनोमिनन की तो उसके अंदर क्या क्या थीम्स हमारे पास डेवलप हो सकती हैं कि व्हाट वाज द कैंपेन, व्हेन इट वाज लॉन्च्ड, हाउ द स्टोरी लाइन वाज क्रिएटेड, व्हाई द पीपल रिएक्टेड, और उसके बाद व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ फैब इंडिया. सो दिस इज बेसिकली द persistent observation जहाँ पे इन डेप्थ
इन डेप्थ एनालिसिस होता है। अक्सर स्टूडेंट्स में ये कन्फ्यूजन रह जाती है कि दे कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोलॉन्ग्ड एंगेजमेंट एंड परसिस्टेंट ऑब्जर्वेशन, और स्टूडेंट्स का ये ख्याल होता है कि ये दोनों चीज़ें मोर और लेस सेम हैं, जबकि ऐसा नहीं है। प्रोलॉन्ग्ड एंगेजमेंट स्कोप ऑफ इशूज़ की बात करती है, मतलब ये है कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की, जबकि परसिस्टेंट ऑब्जर्वेशन डेप्थ की बात करती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कल्चर ऑफ अ कंपनी डिपेंड करता है उसकी पॉलिसीज़ पे, उसके विजन पे, टेक्नोलॉजी पे, ड्रेस कोड पे, स्ट्रक्चर पे, वर्क फ्लो पे। ये चीज़ें आइडेंटिफाई होंगी ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड एंगेजमेंट। लेकिन अगर हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के मैटर को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ है परसिस्टेंट ऑब्जर्वेशन। सो आई थिंक नाउ द कन्फ्यूजन इज प्रिटी क्लियर। The third technique to ensure credibility is triangulation. आपको पिक्चर से डिपिक्ट हो गया होगा कि triangulation is all about using multiple methods and data sources for deeper understanding. अब इसकी different types हैं। पहली टाइप को हम एक्सप्लोर करते हैं। It is all about methodological triangulation. एक से ज़्यादा डेटा कलेक्शन मेथड्स का इस्तेमाल करना, मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के डेटा कलेक्शन मेथड्स को इनकॉर्पोरेट एक साथ किया जा सकता है। आप इंटरव्यू भी कर सकते हैं, आप फोकस ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं, और आप स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन को गेज करना है तो हमने फोकस ग्रुप डिस्कशन भी किया, ऑब्जर्वेशन भी किया, और साथ साथ हमने स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर भी किया। सेकंड जो टाइप है वो है डेटा या सोर्स ट्रायंगुलेशन। इसकी सिंपल सी एक एक्रोनियम है TSP। व्हाट डज इट मीन? यानी डिफरेंट टाइम्स में, डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट पीपल के साथ या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ डेटा कलेक्ट करना। एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऑनलाइन टीचिंग पे स्टडी करनी है तो मैं डेटा कलेक्ट करूँगी स्टेक होल्डर्स में से, टीचर्स से भी, पेरेंट्स से भी, स्टूडेंट से भी, और मैनेजर्स या एम्प्लॉयर से भी। सो दैट इज़ बेसिकली सोर्स या डेटा ट्रायंगुलेशन। तीसरी है आपके पास एनालिस्ट ट्रायंगुलेशन, जिसको हम इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर ट्रायंगुलेशन भी कहते हैं। इट मीन्स यूजिंग मोर देन वन ऑब्जर्वर्स, यूजिंग मोर देन वन इन्वेस्टिगेटर्स। रिमेंबर स्टूडेंट्स, दिस इज द रीजन एंटायर ग्रुप वॉज आस्क्ड टू गो ऑन अ फील्ड विजिट टू कंडक्ट अ केस स्टडी प्रोजेक्ट, टू कंप्लीट अ केस स्टडी प्रोजेक्ट। अच्छा, एक बात और यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा रिसर्चर्स या प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स अपने एमफिल स्टूडेंट्स को यहाँ पे यूटिलाइज़ करते हैं। इट मीन्स यहाँ पे ज़रूरी नहीं है जो डिफरेंट रिसर्चर्स यानी जो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स या डिफरेंट इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनका स्टेटस भी इक्वल हो। फर्दर मकसद कंसेंसस हासिल करना नहीं होता, बल्कि एक बात को, एक फिनोमिनन को मुख्तलिफ एंगल से जांचना होता है फॉर द सेक ऑफ डेटा रिचनेस। फिर हमारे पास है लास्ट में थियोरेटिकल ट्रायंगुलेशन, विच मीन्स कंबाइनिंग डिफरेंट अप्रोचेस, पैराडाइम्स और लेंसेज। इफ़ यू रिमेंबर, हमने फेमिनिज्म पढ़ा, हमने इंटरप्रेटिविज्म पढ़ा, हमने प्रैग्मेटिज्म पढ़ा, तो आप एक से ज़्यादा अप्रोचेस को कंबाइन करके भी स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं, एंड दिस इज ट्रायंगुलेशन। The next technique is member check. It is also called response validation or informant feedback. इसका simple मतलब है playback. Playback का मकसद क्या है? As you can see in the picture, researcher अपनी findings को original respondents के साथ share करता है ताकि corrections, wrong interpretation अगर कोई हो गई हो या additional information को incorporate किया जा सके. Purpose is to create congruence between the researcher and the participant views. लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अगर रिस्पोंडेंट अच्छा इम्प्रेशन डेवलप करने के लिए क्रिटिकल ना होना चाहे बाद में, या उसकी रिसर्चर से फॉन्डनेस डेवलप हो जाए, तो रियलिटी डिस्टोर्ट भी हो सकती है और आपको सही फाइंडिंग्स या ऑथेंटिक फाइंडिंग्स भी नहीं मिलेंगी। द लास्ट टेक्निक इज नेगेटिव और डेविएंट केस एनालिसिस। मतलब यह कि ऑपोजिंग व्यूज़ को शामिल तफ्तीश किया जाए और बहुत मुमकिन है कि इससे थीम्स भी रिवाइज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग इज गोइंग ऑन फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन विद XYZ कंपनी. 7 are in favor and 3 are against of it. So those 3 deviant cases should be considered, and these 3 cases will be analyzed until we get adequacy of evidence. So this is basically negative case analysis.
So far, we have discussed two dimensions under trustworthiness. One is credibility and second is transferability. जो third element हम discuss करने जा रहे हैं, that is dependability. Dependability किस चीज़ को highlight करती है? Reliability को. What is reliability? Reliability बात करती है consistency की, replication of findings की, और in a nutshell, it is stability of data over time. So it is parallel to reliability in quantitative research. Now the question is how to establish dependability. टेक्निक जो इसके अंदर इस्तेमाल होती है उसको हम ऑडिट ट्रेल या पीयर एग्जामिनेशन कहते हैं. इसमें प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों को क्रिटिकली एग्जामिन किया जाता है. मजीद ये कि इस स्टडी में तमाम तर स्टेप्स और प्रोसेसेस का रिकॉर्ड रखा जाता है. आसान लफ्ज़ों में इट्स जस्ट लाइक अ रेसिपी. It means you have to keep the record of both the ingredients as well as instructions. अब किन किन चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है? आपके पास इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म होना चाहिए, बिजनेस कार्ड होना चाहिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट शीट्स होनी चाहिए, फील्ड नोट्स होने चाहिए, फोटोग्राफ्स हैं, पायलट स्टडी शीट्स एंड इंटरव्यू प्रोटोकॉल्स फॉर द सेक ऑफ एविडेंस. The last dimension of trustworthiness is confirmability. It is parallel to objectivity in qualitative research. यहाँ पर रिसर्चर को benefit of doubt दिया जाता है कि उसने good faith में काम किया है, रिसर्चर न्यूट्रल रहा है और उसके वर्ल्ड व्यू से स्टडी इन्फ्लुएंस नहीं हुई है. Now the question is how to establish confirmability. The answer lies in रिफ्लेक्सिविटी. आपको विजुअल में एक बच्चा नज़र आ रहा होगा जो अपना ही अक्स रिफ्लेक्शन मिरर में देख रहा है. तो रिफ्लेक्शन का मतलब हुआ गौर व फिक्र, तदब्बर या सीरियस थॉट. मज़ीद ये कि रिफ्लेक्सिविटी के ज़रिए रिसर्चर अपनी पोजीशन को क्लियर करता है और इसके लिए जर्नल या डायरी मेंटेन की जाती है और इसमें आप अपने ओपिनियंस, आइडियाज़, फीलिंग्स, एक्सपेक्टेशंस को बिफोर द स्टडी, ड्यूरिंग द स्टडी, आफ्टर द स्टडी इस जर्नल में लिखते हैं. अच्छा, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि रिसर्च बायस या रिसर्चर बायस कैन नॉट बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड. रिसर्चर के बायस को कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, लेकिन काफ़ी हद तक रिड्यूस ज़रूर किया जा सकता है. रिसर्चर कभी भी नाइवली फील्ड में एंटर नहीं होता, लिहाजा अपनी एक्सपेक्टेशंस को नोट करता है और ये नोट करने में ये चीज़ एनालाइज करता वाई दिस एंड नॉट दैट ऑप्शन इज़ वैल्यूएबल. Here is an example of reflexivity. इस मैन्यूस्क्रिप्ट में रिसर्चर ने अपने स्टांस, वैल्यूज़ और पोजीशन को क्लियर किया है. एग्जाम्पल पढ़ने से पहले इसके अंदर जो दो मुद्दों पे बात हुई है, कंपैशन और एम्पैथी, पहले इसके डिफरेंस को समझ लेते हैं ताकि आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने में आसानी हो. एम्पैथी का मतलब है आई फील योर सफरिंग और कंपैशन का मतलब है मुझे सिर्फ आपकी सफरिंग का एहसास नहीं है बल्कि आई एम रेडी टू हेल्प यू, आई एम रेडी टू रिलीव यू. सो empathy is feeling only and compassion is feeling plus desire to help. I pause for a while so you can read the example. इस एग्जाम्पल में योगा प्रैक्टिशनर ने अपनी पोजीशन को वाजे किया है. उसका इंटरेस्ट दोनों कॉन्सेप्ट्स में था, यानी कंपैशन में भी और एम्पैथी में भी, लेकिन बाज़ औक़ात क्लाइंट्स के साथ एम्पैथेटिक स्टांस रखने की वजह से उसकी परफॉर्मेंस, उसकी इफ़ेक्टिवनेस मुतासर हो जाती थी. एम्पैथी रखने की वजह से उसको नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी हासिल हुए और कंपैशन की वजह से पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस मिले. लिहाजा बहुत मुमकिन है कि उसकी बाइसनेस डेवलप हो गई हो कंपैशन को लेके, एंड दिस इज क्लियरली आइडेंटिफाइड और मेंशन इन द लास्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ. In this slide, we can have a quick look at the techniques to develop trustworthiness. और trustworthiness क्या है? To ensure accuracy of data. You can have a look. हमने किन किन techniques पे अब तक बात की? Thick description, member checking, audit trail और peer examination, negative or deviant case analysis, triangulation, reflexive journal or diary, persistent observation, and prolonged engagement. The next criterion to ensure quality in qualitative research is authenticity. If you remember, अब तक हमने बात करी ट्रस्टवर्दीनेस की और इसके अंदर हमने 4 डायमेंशंस को डिस्कस किया. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑथेंटिसिटी. ऑथेंटिसिटी बात करती है इम्पैक्ट की, प्रैक्टिकल रेलेवेंस क्या है आपके स्टडी की. एक्शन रिसर्च की बात करती है. एक्शन रिसर्च का मतलब क्या? डूएबल सॉल्यूशंस क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, इन चीज़ों की बात करती है ऑथेंटिसिटी.
Now here you can see the techniques of authenticity. Here we will discuss the 5 techniques under the umbrella of authenticity. The first one is fairness. इसका मतलब ये है कि तमाम तर पॉसिबल वैल्यूज़ को बैलेंस्ड मैनर में कंस्ट्रक्ट करना. वो तबका जिसको सप्रेस किया गया है और वो तबका जिसको प्रिविलेज्ड मिला है, इन दोनों को कंसिडर किया जाए ताकि किसी की अंडर रिप्रेजेंटेशन या ओवर रिप्रेजेंटेशन ना हो सके. सेकेंड वन इज़ ऑन्टोलॉजिकल ऑथेंटिसिटी. अच्छा, इसका मतलब ये है कि स्टडी के नतीजे में रीडर की अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्शियसनेस में इजाफा होना. दैट इज़ बेसिकली ऑन्टोलॉजिकल ऑथेंटिसिटी. एक और चीज़ स्टूडेंट्स जो कि आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, हर एक के आगे, हर टेक्निक के आगे ब्लैक में, इन्वर्टेड कॉमास में या ब्रैकेट्स में उसकी स्पेसिफिक टेक्निक लिखी गई है. तो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ इट, क्योंकि मैंने ऑडिट ट्रेल, मेंबर चेक, ट्राईएंगुलेशन, थिक डिस्क्रिप्शन, ये चीज़ें ऑलरेडी अभी डिस्कस कर ली हैं. तो आई एम जस्ट गिविंग यू द डेफिनेशंस ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ द डायमेंशंस. थर्ड वन इज एजुकेटिव ऑथेंटिसिटी. इसका मतलब ये है कि दूसरों के लिए टॉलरेंस डेवलप करना, दूसरों को एक्नॉलेज करना. अगर इमिग्रेंट्स पे रिसर्च की जा रही है तो कम से कम उनके एग्जिस्टेंस को भी तस्लीम किया जाए. The fourth one is catalytic. Catalytic authenticity क्या है कि it means people can take steps to improve their own conditions. It works at माइक्रो लेवल. ठीक है जी, माइक्रो लेवल पे या ग्राउंड रियलिटी में इंडिविजुअल्स या हाउस होल्ड्स अपनी सिचुएशन को, कंडीशंस को बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ सद्देबाब करते हैं. द लास्ट वन इज प्रैक्टिकल. इट वर्क्स एट अ मेजो एंड मैक्रो लेवल. क्या मकसद इस बात का कि सोसाइटी में पैराडाइम शिफ्ट का आना, लोगों को एम्पावर किया जाए. मुख्तलिफ एंटिटीज जैसा कि गवर्नमेंट, NGOs, इंडस्ट्री, कॉरपोरेट, प्राइवेट सेक्टर, दे आर प्लेइंग देयर ड्यू रोल to change the lives of the people, to change the lifestyle of the community. I would like to end the topic on this question. और बहुत स्टूडेंट्स आखिर में ये सवाल भी पूछते हैं कि मैम which one to use and how many of them to use. कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए और कितनी यूज़ करनी चाहिए. Well, it depends upon the researcher's expertise, लेकिन एटलीस्ट 2 से 3 टेक्निक ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए to ensure quality या standards in qualitative research. I hope you have understood the topic clearly. Thank you so much.